नमस्कार, टुडे प्रेस इंडिया के इस खास कार्यक्रम रूबरू में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे डॉक्टर हाफिज़ इरशाद साहब हैं। हम उनसे सियासत के मुद्दे पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नीतियों पर बात करेंगे और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, उन पर भी चर्चा होगी। सीधा रुख करते हैं रूबरू में डॉक्टर हाफिज़ इरशाद साहब की तरफ से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद किया, लोकतंत्र को बरकरार रखा है, लेकिन अभी एक ताज़ा मामला हुआ। देश और दुनिया के मशहूर शायर मुनव्वर राना के घर पर रात में जिस तरह से आधी रात के बाद 150 से ज़्यादा पुलिस के लोग पहुंचते हैं और बिना किसी प्रोटोकॉल के पहुंचते हैं, बिना कोई सूचना दिए पहुंचते हैं और घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है, बच्चों के साथ में तमाम ऐसे मामले होते हैं। उसको लेकर ना तो योगी सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान आया, पुलिस अपना बयान दे रही है कि मुनव्वर राना के सुपुत्र तबरेज़ राना ने खुद पर ही हमला कराया। मुनव्वर राना का भी ये कहना है कि अगर वो दोषी है तो उसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जो तरीका अपनाया गया, जिस तरह से पुलिस प्रवेश कर घुसी, तो ये देखा तस्वीरों में सभी ने देखा है कि कोई आतंकवादी हो, बहुत बड़ा आतंकवादी हो, उसको पकड़ने के लिए या बिकरू कांड की याद एक बार फिर आई है उन तस्वीरों को देखकर। क्या लगता है, योगी सरकार का जो वो बार बार दावा है उत्तर प्रदेश में चाक चौबंद कानून व्यवस्था को लेकर, उस दावे में कितना दम है और ये जो कुछ हुआ है इसे लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं वाज़ेह तौर से कहना चाहता हूँ कि ये मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी कमी है। हम हमेशा गैरों के मुकाबले पे नहीं होते, अपने मुकाबले पे हमारा मुकाबला खुद अपनों से होता है। और जो कुछ भी है, मुनव्वर राना तो सिंबल एक चेहरा है, ये पूरी मुस्लिम कौम का हाल है, वो पूरी मुस्लिम कौम का चेहरा समझिए है। उनके साथ जो कुछ हुआ ये पूरे समाज, मुस्लिम समाज के साथ हो रहा है। और ये अगर आप और बढ़ा के देखेंगे तो सिर्फ मुस्लिम समाज के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि हर उस शख्स के साथ हो रहा है जो योगी और मोदी की सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है, जो इनकी नीतियों पर तनकीद कर रहा है, जो इनकी नीतियों के ख़िलाफ़ बोल रहा है, सबके साथ हो रहा है। ब्राह्मणों की हत्याएं नहीं इस सरकार में हुई हैं, ब्राह्मणों को तबाह बर्बाद नहीं किया गया है, दलितों को नहीं तबाह बर्बाद किया जा रहा है, पिछड़ों को नहीं तबाह बर्बाद किया जा रहा है। ये मामला सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, ये मामला उन तमाम ताकतों, उन तमाम लोगों के साथ हो रहा है जो इस फासिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते हैं। और मुनव्वर राना साहब की जो बात है, जहाँ तक है तो मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, काबिल एहतराम है, वो मुल्क के बड़े शायर हैं, मैं मानता हूँ कि बड़े शायर हैं, अदीब हैं, उनकी इज़्ज़त है, मैं भी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन आप सियासी तौर से देखिएगा, एक बेटी उनकी कांग्रेस में, दूसरी बेटी समाजवादी में। तो अगर इस ज़्यादती से बचना चाह रहे हैं तो मुनव्वर साहब को अगर ये है कि उनकी एक बेटी कांग्रेस में रहे, दूसरी बेटी समाजवादी में रहे, ये आज़ादी है, तो वो चले जाएँ भारतीय जनता पार्टी में, उनके सारे मसले ही ख़त्म हो जाएंगे। जब सियासत ऐसे ही करनी है कि अलग अलग करनी है तो वो खुद भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। दोनों बेटियां दो पार्टी में हैं, उनका मसला ख़त्म हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी परेशान करना बंद कर देगी। 2014 से लेकर 2022 अब आने वाला है, ज़्यादा वक्त नहीं है, 2021 चल रहा है। सियासत की तस्वीरें बहुत बदली। लोकसभा में 2014 में मोदी सरकार आई, फिर 2019 में आई, दूसरा टर्म पूरा हो रहा है, उनके 7 साल हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी सरकार आई, और जिस तरह से 4 साढ़े 4 साल, पौने 5 साल होने वाले हैं जो शासन रहा है योगी सरकार का, उसमें तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज भी होती रही। आज की सियासत और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, उस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने 2014 के बाद से आज तक के सियासी मंजरनामे पर बात की है, सवाल किया है, तो यकीनन सियासी मंजरनामा बिल्कुल ही अक्सर बदला हुआ है। हिंदुस्तान में जो दस्तूर हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, उस दस्तूर को, उस संविधान की पामाली हो रही है, उसको बिल्कुल कुचला जा रहा है। एक तरह से कहना चाहिए कि मनुस्मृति पर आधारित जो जिस निज़ाम के, जिस हिंदुत्व की बात आरएसएस जैसी फिस्ताई ताकतें करती थीं, उसी एजेंडे को लागू किया जा रहा है। वर्ग और जात और धर्म के नाम पर इस पूरे देश को और संविधान को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सियासी मंजरनामा इतना बदला हुआ है आज के हालात में कि अपने जमहूरी हुकूक के लिए, अपने बुनियादी हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हुए भी आम आदमी डर रहा है कि उसको अगर अपनी आवाज़ उठाएगा तो उसको जेल में किसी न किसी बहाने से उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसके ऊपर जुल्म सितम तोड़े जाएंगे। इसलिए आम आदमी भी खौफज़दा है, वो अपनी बात कहने की पोजीशन में नहीं है। इतनी दहशत और इतने खौफ का माहौल आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं था।
ऐसा देखा गया कि जिस तरह से 2014 तक मनमोहन सरकार रही कांग्रेस में और उत्तर प्रदेश में सपा सरकार रही, लेकिन 2014 के बाद जिन मानदंडों पर और जिन वादों पर मोदी सरकार आई और देश की जनता ने अपना समर्थन दिया, और फिर 2019 में यहाँ पर सवाल उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें 80 सीटें हैं, और यहीं से कहते हैं कि सत्ता का द्वार खुलता है। मौजूदा वक्त में जिस तरह की राजनीति देखी जा रही, कभी इतिहासकारों के साथ, कभी साहित्यकारों को और कभी कवियों और शायरों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, इसे लेकर प्रदेश की जनता में भी काफ़ी आक्रोश देखा गया। लेकिन राजनीति का जो एक अपना एक माहौल होना चाहिए था, जैसा पहले देखा जाता था, वो अब नहीं रहा। क्या वजह रही इस तरह के मामलों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मनमानी कर रही है, बिल्कुल हिटलर शाही पर आमादा है, और उसकी वजह है उनका मन बढ़ा हुआ है, उनके हौसले बुलंद हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारी जो सेकुलर नाम नहाज सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने अपनी सियासत में, अपने पावर में, अपने इक़्तिदार में कहीं ना कहीं ऐसे काम किए हैं जिससे ये खुद खाइफ हैं, खुद डरे हुए हैं कि अगर हम इस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़, भारतीय जनता पार्टी की हिटलर शाही के ख़िलाफ़ अगर हम मैदान में आएंगे तो हमारे काले कारनामे जो है वो सामने लाए जाएंगे और हमको जेलों में डाल दिया जाएगा। इस खौफ से इन लोगों की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि इससे, इस जुल्म और ज़्यादती से भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं उनके ख़िलाफ़ कोई मुखर होकर के सड़क पर आए, ये हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। एक बात, जैसा कि आपने कहा भी जाता है कि हम्माम में सभी नंगे हैं। कोई भी सियासी पार्टी रही, कांग्रेस ने काफ़ी साल हुकूमत की है, देश पर भी और प्रदेशों में भी की है, लेकिन जैसा देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थित दलों की सरकारें हैं, अलायंस की सरकारें हैं, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। महंगाई को ले लिया जाए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, आज फिर पेट्रोल की 35 पैसे कीमत बढ़ा दी गई, गैस के 125 रुपये दाम बढ़ाए गए, तमाम ऐसी दिक्कतें आ रही। उसके बाद सरकार बीजेपी बना लेती है। क्या वजह है? क्योंकि जनता तो बहुत ज़्यादा त्रस्त है, जनता बहुत परेशान है। जब कोई परेशान होता है तो वो किसी से जिससे भी परेशान होता है उससे मुंह मोड़ लेता है, लेकिन उसके बाद सरकार बन जाती पश्चिम बंगाल को अगर छोड़ दिया जाए। देखिए, ये आज जो सूरत हाल है कि सारी महंगाई, सारी जुल्म, सारी ज़्यादती, सारे करप्शन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है और ऐसा लगता है कि भविष्य में फिर बन जाएगी। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कमाल नहीं है, ये कमाल है आरएसएस का, जिसने पिछले 100 सालों में एक मखसूस जहनीत को तैयार किया। उसने अपने एजेंडे के लिए 100 साल से मुसलसल काम किया, आज भी वो काम कर रही हैं। हमारे राजनेता जो सेकुलर कहलाते हैं 5 साल सोते रहते हैं और जब चुनाव करीब आता है तब मैदान में आते हैं। आरएसएस का कैडर और आरएसएस के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे हैं वो हमेशा काम करते हैं और अपने एजेंडे और अपने नज़रिए पर काम करते हैं। तो आरएसएस ने एक ऐसी फ़िज़ा जो है हिंदू मुस्लिम की, एक ऐसी फ़िज़ा इस मुल्क में कायम कर दी है। मुसलमानों से नफ़रत का एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि सारी महंगाई, सारा जुल्म, सारी ज़्यादती। लॉकडाउन में आपने देखा होगा कितनी लाठियाँ बरसाई गई हैं गरीबों के ऊपर। आपने नोटबंदी के दौरान देखा होगा कि कितने लोग तबाह बर्बाद हुए। लेकिन उसके बावजूद जो लोग लाठियाँ खा रहे हैं, जिनका सारा सब कुछ चला जा रहा है, पिछड़े वर्गों का आरक्षण चला गया, उनकी नौकरियां चली गईं, उनके बच्चों की एजुकेशन चली गई, उसके बावजूद वो पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का नारा इसलिए लगाता है, जय श्री राम का नारा इसलिए लगाता है कि उनको जहनों में ये जहर बो दिया गया है कि ये मुसलमान तुम्हारे लिए, ये सेकुलरिज्म तुम्हारे लिए ख़तरनाक है, ये तुम्हारे दुश्मन है। उनको गलत इतिहास पढ़ाया गया है। ये एक दिन की समस्या नहीं है, पिछले 100 सालों की तैयारी है। जो उनके आज जजेस, उनके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में IAS और IPS ऑफिसर्स सब उसी जहनीत के लोग बैठे हुए हैं। तो हिंदुस्तान की तस्वीर कैसे बदलेगी? एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि संघ का एजेंडा उस वक्त भी काम कर रहा था जब इंदिरा गांधी के खिलाफ 52 दलों का एक महाजोट तैयार हुआ था कांग्रेस को हराने के लिए। इंदिरा जी ने उस वक्त ये कहा और एक नारा दिया, गरीबी हटाओ देश बचाओ, और भ्रमण किया पूरे देश का। और उनके खिलाफ जो चुनाव हुआ उसमें 52 दल थे, सभी विपक्षी दल उसमें एक साथ आ गए थे। मौजूदा वक्त में एक बिखराव देखा जा रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ओवैसी जी है वो अलग, अब यूपी में भी आ रहे हैं, 100 सीटें लेकर आ रहे हैं। बिहार में जो खेल बिगड़ा आरजेडी का, उसके पीछे भी असदुद्दीन ओवैसी को ही माना जा रहा है, और पश्चिम बंगाल में उनकी नहीं चली। एक बार ज्योति बसु जी ने कहा था कि अगर एक मजबूत लोकतंत्र देना है, एक मजबूत शासन देना है देश के लिए, तो विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन
जैसी तस्वीरें आ रही उसमें नहीं लग रहा है कि इस बार भी विपक्ष में कहीं ना कहीं पर कोई एकजुटता दिखाई दे रही है। देखिए, आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस ने काफ़ी लंबे वक्त तक हुकूमत किया। हमने इंदिरा गांधी की बात किया, कांग्रेस की बात किया। जो आरएसएस आज भारतीय जनता पार्टी को ताकत फराहम कर रही है, वही आरएसएस कांग्रेस को ताकत देती थी। वही आरएसएस पूरी ताकत से इंदिरा गांधी के पीछे थी और उनको एक ज़माने में दुर्गा माता का खिताब दे दिया गया, क्योंकि जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो ब्राह्मणवाद है, मुझे साफ साफ कहना चाहिए कि ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण की सुपरमेसी, अपर कास्ट की सुपरमेसी, जो हिंदुत्व का मेन एजेंडा है, जिस हिंदुत्व ने 4 वर्गों में बांट दिया इंसानों को, उस हिंदुत्व के एजेंडे में ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला के अलावा बकिया सारी इस देश की आबादी सेवक है, खादिम है। आका वो होंगे, सेवक ये होंगे। जिस देश की 75% 80% आबादी को सेवक बना दिया जाए, तो उस पार्टी, और जो पार्टी उस नज़रिए पर काम कर रही हो, तो उसमें यही होना है जो आज हो रहा है। आज तालीम छीनी जा रही है, आज नौकरियां छीनी जा रही हैं, आज महंगाई इतनी बढ़ा दी गई कि गरीब आदमी ज़िंदा ना रह पाए, आपकी मजदूरी करने पर मजबूर हो जाए, कि उसे अपना पेट पालने के लिए 300-400 रुपये यौमिया की मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़े। वो हालात बनाए जा रहे हैं। वो हालात अगर यही सरकार रही तो ऐसे बनाए जाएंगे कि हिंदुस्तान में 90% लोग सिर्फ और सिर्फ मजदूर हो जाएंगे, और वो जैसे चाहेंगे फिर वही पिछले साल वाला सामंतवादी दौर लौटेगा, जब लोग लंबे ज़मीन पर सो करके उनके पैरों में अपना सर रखेंगे। ये वही मंजर इस हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है और सफलता के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि जैसा कि देखा जाता है कि विपक्ष की जो भूमिका अब देखी जा रही है, अब एक तीसरे मोर्चे की महागठबंधन की भी फिर एक कवायद शुरू हो गई। उसके लिए एक मीटिंग भी हुई जिसमें तमाम दल शामिल हुए। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से शायद कोई नहीं गया, सपा की तरफ से कोई नहीं गया, तो एक महागठबंधन को फिर से तैयार किया जा रहा है, तीसरा मोर्चा जिसे कहा जा रहा है। क्या लगता है कि ऐसी फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए सभी दलों को एक साथ आने की ज़रूरत है, और राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी का अपना एजेंडा क्या है 2022 के चुनाव को लेकर? देखिए, जहाँ तक आपने गठबंधन और महागठबंधन की बात की है, तो हिंदुस्तान ने बहुत तजर्बे किए गठबंधन और महागठबंधन के। तजर्बे लगभग हर मरतबा फेल हुए। ये भानुमति का कुंभा जो है टूट जाता है, चलता नहीं। और चलता इसलिए नहीं कि जब आइडियालॉजिकली, नज़रियाती तौर पर, विचारधारा के तौर पर आप अलग अलग विचारधारा के होंगे, अलग अलग सोच के होंगे, तो आप एक जगह नहीं चल सकते। ये तो कर सकते हैं कि आप इकट्ठा हो करके कोई एक चुनाव आप जीत जाएं, लेकिन उस जीत को बरकरार रखना, उस जीत के एजेंडे पे काम करना, ये ज़रा बड़ा मुश्किल होता है। जो मौजूदा सिनेरियो है सियासत का, उसमें एक महागठबंधन क्या, बल्कि मैं समझता हूँ कि सारी पार्टियों का एक साथ खड़ा होना ज़रूरी है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सारी पार्टियाँ एक साथ खड़ी हों। ऐसा नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर एक अलग गठबंधन बना लें, समाजवादी पार्टी एक अलग गठबंधन बना ले, लेफ़्ट पार्टीज़ अलग जाएं, बहुजन समाज पार्टी अलग जाए, तो इस तरह के गठबंधन का इस देश को और इस प्रदेश को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, की सरकार को हटाने की हैसियत में अभी ना तो अखिलेश हैं, ना कोई और गठबंधन है। मैं बहुत वाज़ेह कह रहा हूं, ये लोग इस पोजीशन में नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि ये खुद बिखरे हुए लोग हैं, ये इनकी विचारधारा बिखरी हुई है। ये लोग एक जगह ईमानदारी से कर नहीं सकते, सबके अंदर चोर बैठा हुआ है, सब अपनी अपनी कुर्सियों के लिए लालच में पड़े हुए हैं। कोई त्याग किया देश के लिए, समाज के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, भारत के संविधान के लिए किसी के दिल में त्याग करने की भावना नहीं है। और जब तक देश बचाने के लिए त्याग की भावना नहीं पैदा होगी, उस वक्त तक ये देश और संविधान नहीं बच सकता है। आखिरी सवाल, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में आप रहे हैं और तमाम चीज़ें आपने देखी हैं, काशीराम जी ने अंबेडकर जी के विचारों को लिया और उसे साथ लेकर चले और एक छत के नीचे सबको लाकर खड़ा कर दिया था। काशीराम जी के बाद मायावती जी आई, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए, लेकिन सही मानों में देखा जा रहा है कि अंबेडकर जी की विचारधारा या समाजवादी विचारधारा को कैश कराने का काम संघ और भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा किया है।
क्या कमी रह गई है बसपा में, या ऐसे दल हैं जो दावा करते हैं कि अम्बेडकर के वो अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं? क्या लगता है आपको, कौन सही चल रहा है और कौन गलत है? देखिए, जहाँ तक आपने बहुजन समाज पार्टी की बात की, मान्यवर काशीराम जी की बात की, तो ये सच है कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ तो मान्यवर काशीराम जी से हुआ। मेरा अपना दृष्टिकोण हो सकता है, कोई माने ना माने, मेरी राय से ये लोगों को विरोध भी हो सकता है, लेकिन मेरी निगाह में भारत में मान्यवर काशीराम जी की सोच और उनकी विचारधारा, मैं समझता हूँ, मैं ये कहने की जुर्रत कर रहा हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी बड़ी विचारधारा मान्यवर काशीराम की थी। उनका दृष्टिकोण बड़ा था, व्यापक था, और मैं उनके उस नारे से प्रभावित था जिसमें उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। मैंने उनके निजी जीवन को भी देखा, उनके साथ यात्राएं की, महीने महीने भर साथ में रहा हूँ, और एक तरह से मुझे अपना बेटा मानते थे। मैंने ईमानदारी से ऐसा ईमानदार और ऐसा काबिल व्यक्ति मैंने राजनीति में नहीं देखा, जो गरीबों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का हमदर्द रहा हो। ऐसा कोई नेता मैंने काशीराम जी के मुकाबले का नहीं देखा। और काशीराम जी के बाद थोड़ा सा बहन जी के नेतृत्व में कुछ ऐसे गलत लोग पार्टी में प्रवेश कर गए जिनकी वजह से हमारे जैसे लोगों को भी पार्टी छोड़ करके भागना पड़ा, और कहीं ना कहीं बहन जी को उन्होंने अपनी साजिश का शिकार बनाया, उनको गलत रास्ते पर डाला। वरना बहुजन समाज पार्टी ही हकीकी मानों में दलितों, मुसलमानों और पिछड़ों की पार्टी थी, और मेरी कामना है कि उस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी उस विचारधारा पर बढ़ाना चाहिए जो विचारधारा मान्यवर काशीराम जी की। एक सवाल और है, क्योंकि आपने जिक्र किया काशीराम जी का कि काशीराम जी की विचारधारा माननीय अम्बेडकर जी की विचारधारा से भिन्न थी, अलग थी। हो सकता है विचारों में बदलाव हो सकता है, विचारों में फ़र्क हो सकता है। एक दौर ऐसा था कि बहन जी का जो आपने जिक्र किया, उसमें एक 2007 के चुनाव की बात करें तो उन्होंने एक बात कही थी कानपुर में एक जनसभा में कि बनिया बनिया इनसे बिक गया, या तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, ऐसे नारे भी दिए जाते थे। क्या लगता है कि इस तरह के नारों से और इस तरह की बातों से आप किसी एक वर्ग को या किसी एक संप्रदाय को अपने साथ लाकर खड़ा कर सकते हैं? देखिए, काशीराम जी ने जो नारा दिया था, या ये नारा बहुजन ने दिया, ये नारा ओरिजिनली काशीराम जी ने नहीं दिया था, उनके लोगों ने ये नारा दिया था। और काशीराम जी ने और बहन मायावती जी ने उस नारे पर कोई आपत्ति नहीं की, खामोश रहीं। उसका कारण ये था कि जो समाज हज़ारों साल से उत्पीड़न का शिकार हो, जिसके साथ ज़्यादती हो रही हो, जिसको यही वर्ग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो लोग जुल्म सितम का निशाना बना रहे हों, उनकी बहू बेटियों के लिए कोई उनकी इज़्ज़त न महफूज हो, उस समाज के लिए पानी के कुएं बंद हों, तो उस समाज का जो फ्रस्ट्रेशन, उसकी जो तकलीफ़ थी सदियों की, वो तकलीफ़ अगर ये नारे के बीच में बाहर आ रही थी तो मैं समझता हूँ कि एक बुखार निकल रहा था, वो निकल गया। अब शांत है वो समाज, अब ये नारा नहीं लगाता, ये नारा ख़त्म हो गया। और सियासी दृष्टिकोण से, आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो जब किसी दबे कुचले समाज को, जिसकी हिम्मत नहीं होती है अपनी बात कहने की, उस समाज को ऊंचा उठाना होता है, उसका मनोबल मजबूत करना होता है, तो इस तरह के नारे लगाए जाते हैं कि जालिमों के ख़िलाफ़ बोला जाता है, ताकि उस कमज़ोर आदमी के हिम्मत पैदा हो कि हम इससे मुकाबला कर सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं। अगर मनोबल ये दलित समाज का और पिछड़े लोगों का मजबूत न किया गया होता तो आज भी यहाँ पर भारत के अंदर ये लोग ग़ुलामी के दौर से गुजर रहे होते, राजनीतिक सत्ता और शासन में भागीदारी की बात नहीं करते, और उस भागीदारी में आज हम सफल हैं। वो पिछड़े वर्ग और दलित बहुत हद तक भागीदारी में कामयाब हुए। चलिए, आखिरी सवाल, क्योंकि 2022 का चुनाव जी राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी की बात करूंगा, क्योंकि चुनाव भी करीब है और आज जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव भी हो रहे हैं। राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी की भूमिका 2022 के चुनाव में क्या रहेगी? क्या किसी दल के साथ मिलकर या दिल से मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर वही एकला चलो की नीति होगी? देखिए, हम लोग अभी हमारा मामला या हमारे हालात सियासी ऐसे नहीं हैं कि हम कहें कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हमारी 3-4 महीने पुरानी पार्टी है और हमने फील्ड वर्क शुरू किया है, अपना संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी अपनी एक विचारधारा है। हमारी विचारधारा ना तो ओवैसी की विचारधारा है और ना भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और ना अखिलेश यादव की विचारधारा है। हम ईमानदारी से, ना हम जात की राजनीति करते हैं, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, न हम वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं। हमारी राजनीति का हमारे लीडर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इलियास आज़मी साहब, पूर्व MP, उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा ये है, हमारी पार्टी की विचारधारा ये है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी वर्ग विशेष का हो,
हमको इससे लेना देना नहीं। हम हर उस व्यक्ति के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे जिसके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे अपर क्लास का हो, चाहे लोअर क्लास का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, चाहे ईरान का हो, चाहे हिंदुस्तान के इस कोने का रहने वाला, कश्मीर का रहने वाला हो, चाहे आजमगढ़ का रहने वाला हो, चाहे केरला का रहने वाला। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसके साथ अन्याय होगा उसके लिए न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे। एक सवाल हम आपसे और करेंगे, क्योंकि आपने इलियास आज़मी साहब का जिक्र किया, उनका अभी मैंने इंटरव्यू किया था, उनसे कई सवाल हमारे हुए थे और कुछ ऐसे सवाल हुए थे जिन सवालों का जो जवाब मेरे तक आया उससे ये लगता है कि इलियास आज़मी साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा को बहुत ज़्यादा अपने से करीब समझते हैं, उससे प्रभावित लगते हैं। आप उस इंटरव्यू को भी देखिएगा, मैंने बार बार उसका जिक्र किया है। क्या लगता है कि राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी और इस समय पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को, अब वो अलग बात कही गया कि मुंह पर कुछ है और दिल में कुछ है, देश की जनता जो है बीजेपी को आगे आने नहीं देना चाहती, सरकार नहीं बनाना चाहती बीजेपी की। लेकिन ऐसे समय में एक नेता, एक ऐसा नेता, इलियास आज़मी साहब ने काफ़ी काम किया आजमगढ़ में और उस दौर में काम किया जब ब्रिटिश हुकूमत थी, तो इस तरह की जो विचारधारा है, आपको नहीं लगता है कि इससे नुकसान होगा राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी को? मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि क्या उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट या उनकी कोई ऐसी बात आप कोट कर सकते हैं जिससे ये लगे कि वो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के फेवर बात कर रहे हैं? जब मैंने सवाल किया कि देश में जो देश की स्थिति चल रही है 2014 से लेकर अब तक, यानी 7 सालों का जो कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें एक पर्टिकुलर समाज को ही टारगेट किया जाता रहा, एक निचले स्तर के समाज को, दलितों के साथ में, और मॉब लिंचिंग जैसे मामले और ऐसे कानून लाए गए। कृषि कानून की बात भी करूंगा कि देश के अन्नदाता सड़कों पर बैठे हुए हैं, उसको लेकर सरकार की हठधर्मिता कि जी नहीं, जो कानून लाया गया है वो अन्नदाताओं के हित में है, जबकि ये देखा गया है कि कुछ चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों को खुश करने के लिए, अडानी अंबानी जैसे लोगों को खुश करने के लिए इस तरह के कानून लाए गए। ट्रिपल तलाक आया, अच्छी बात है, 370 हटा, अच्छी बात है, 35A पर बात नहीं की जाएगी, नोटबंदी GST पर बात नहीं। लेकिन CNRC को लेकर आपने देखा, वो तो भाग्य अच्छा था मोदी जी का कि कोरोना आ गया, उसमें बच गए ना। 9.5 करोड़ देश के लोग सड़कों पर थे, CNRC के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी वजह से जो जवाब उनका था कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी जो भी कर रहे हैं, जो भी कुछ उन्होंने किया है, बांग्लादेश में झूठ बोला है वो अलग बात है, अंतर्राष्ट्रीय बरादरी में छीछा लेकर करवा दी प्रधानमंत्री ने। क्या कहना आपका? देखिए, इलियास आज़मी साहब ने कभी ये बात नहीं कही होगी। अभी आप CNRC की बात कर रहे हैं। CNRC में हम इलियास आज़मी साहब की क़यादत में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, सड़कों पर रहे, हमारे लोगों के ऊपर मुकदमात कायम हुए हैं। किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, इलियास आज़मी साहब के साथ हम लोग खुद किसानों के आंदोलन में दिल्ली में शामिल हुए हैं। एक मरतबा नहीं, 3-3 मरतबा से आंदोलन में शामिल हुए। हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़, संविधान विरोधी काम का हम विरोध कर रहे हैं। तो इलियास आज़मी साहब ये कैसे? इलियास आज़मी साहब ने अगर कोई बात कही होगी तो ये कही होगी कि खुले हुए दुश्मन बेहतर होते हैं छुपे हुए दुश्मनों से। 70 साल अगर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने छुप करके हमको तबाह बर्बाद किया है, तो एक खुला हुआ दुश्मन है, हम तो उसको देख रहे हैं कि हमारा दुश्मन है। इलियास साहब की जो सोच है, जो उनकी विचारधारा है, वो बहुत बड़ी विचारधारा है। वो कभी इस चीज़ के हामी नहीं है कि जालिमों की हिमायत की जाए। वो उन्होंने अगर कोई बात कही, मैं भी आज ये बात कहता हूँ कि हमारा खुला हुआ दुश्मन है, ठीक, हमारे लिए काबिल कबूल है, दुश्मन है, हम मानते हैं दुश्मन उसको, लेकिन ये जो हमारे दोस्त हैं, हमें इनसे होशियार रहने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूबरू में हमसे बात करने के लिए। दर्शकों, अभी हमने बात की डॉक्टर इरशाद साहब से, हाफिज इरशाद साहब से, आजमगढ़ से विधायक रहे और उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। 3-4 महीने पुरानी पार्टी है राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी, लेकिन उसके लिए एक बात कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और काफिला बनता गया। तो ये शुरुआत है, अभी तो आगाज़ हुआ है, अंजाम तो बहुत दूर है। फ़िलहाल जिस तरह से राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी लोगों से जनसंपर्क करती नज़र आ रही है, लोगों से जुड़ रही है, ज़मीनी स्तर पर लोगों से मुलाकात कर रही है, हो सकता है आने वाला वक्त जो है ऐसी ही पार्टियों को ऊपर ले जाने का काम करे, जो जनता के हितों के लिए काम करे, जनहित के। इलियास आज़मी साहब ने काफ़ी कुछ काम किया है, डॉक्टर साहब ने भी अपने कार्यकाल में काफ़ी काम किया है, जनता के मुद्दों से जुड़े रहे। और फ़िलहाल जो मौजूदा दौर चल रहा है राजनीति का, सियासत का, उसके लिए एक शेर से इस कार्यक्रम की समाप्ति करना चाहूँगा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, किराएदार हो ज़ाती मकान थोड़ी है
तो राहत इंदौरी साहब ने ये शेर जब कहा होगा, क्या सोच कर कहा होगा, लेकिन मौजूदा जो सियासत चल रही है उस पर ये शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। रूबरू में दीजिए शकील सिद्दीकी को इजाज़त, फिर किसी ऐसी शख्सियत से रूबरू होंगे। नमस्कार।